आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तृतीय खंड। 1 डोर। प्रिय आनंद जी। 1 अक्टूबर 34। शेगचे को आज छोड़ने का विचार था, किंतु यहाँ तिब्बत में विचार भर ही करना अपने हाथ में है। घोड़े वाले ने कहा, आज जाना हो तो हम दे सकते हैं, नहीं करने पर फिर कुछ दिन और यहीं बैठना होगा। इसीलिए कल 3 बजे शाम को शेगंचे छोड़ना पड़ा। कुछ पहले चलते, किंतु कल का भोजन का निमंत्रण टशी लहुपो मठ के की खड्डमंग कॉलेज के खनपो डीन का था। पहले मम लोग शे के पास गए। ये टशी लहुपो के सबसे बड़े पंडित है, न्यायिक है। उन्होंने कहा 53 वर्ष का हो गया हूँ, तो भी पढ़ने का शौक पहले ही जैसा है। पंडित को भेज दो, मैं उनका शागिर्द बनूंगा। वह मुझे जो कुछ आता है उन्हें पढ़ाऊंगा। भोजन का भी मैं प्रबंध करूंगा। फिर खनपो के पास बातचीत ही में 2 बज गए। टशी लुपो मठ वहां से शुरू होता है जहां शेगचे कस्बा समाप्त होता है, इसलिए अपने स्थान पर पहुंचते देर न हुई। पता लगाने पर मालूम हुआ सवारी के 2 घोड़े तैयार हैं, किंतु सामान का खच्चर शाम से पहले नहीं आएगा। एक खश्वर के लिए दोनों आए घोड़ों को कौन हाथ से जाने दे। अंत में धर्मवर्धन पैदल चलने के लिए तैयार है। गए। रात में खूब अंधेरा हो जाने पर हम नरथंग पहुंचे। यदि कोई मुनरथंग की कुछ पुरानी चीजों को देखना चाहता है तो शेगचे के अफसर से मुहर लानी पड़ती है। हम भी मुहर लाए थे और उसे लौटाने के लिए एक आदमी को भी। आदमी ने रहने की जगह ढूंढ रखी थी, इसलिए ठिकान ढूंढने की दिक्कत से बच गए। हमको आज कुछ ज्वर सा था, इसलिए बिछौना मिलने ही सो गए। धर्मवर्धन और 2 और साथियों ने थूपा यवागु पिया। आज 1 अक्टूबर को 7 बजे हम देवालयों की ओर गए। यह मठ 1153 ई शून्य में, अर्थात शूलू से 113 वर्ष बाद स्थापित हुआ था। स्थापक दीपंकर श्रीज्ञान के प्रशिष्य डोमतोन के प्रशिष्य पोतोपा के प्रशिष्य शर्वा का शिष्य था। पहले हम संघगार में गए। कुछ मूर्तियों और हस्तलिखित भोट पुस्तकें हैं। बाहर शाला में आसनों पर बैठे कुछ लड़के पाठ भी कर रहे थे और हंसी ठट्ठा भी। हम ऊपर छर्तकी लामालहखंड गुरुम नदिर में गए। यहाँ के बहुत से पुराने गुरुओं की मूर्तियाँ हैं। कुछ हस्तलिखित ग्रंथ भी जो 12वीं-13वीं शताब्दी तक के हो सकते हैं बुरी अवस्था में रखे हुए हैं। एक भीत पर एक बड़ा चित्रपट देखा। यद्यपि चित्र यहीं के हैं, किंतु एक पुराने लामा योस्नोन अमरिन कीर्ति का है, जिसका ढंग भारतीय है। कुछ इनाम देने को बात करने पर चित्रपट बाहर लाया गया और हमने फोटो लिया। फिर पाम के डोनमालहखड नाग देवालय में घूमे। पीतल की थोईमी मूर्तियां है। कुछ अच्छी भी मालूम हुई, किंतु यहाँ एक ऊंची चौका पर रखों कुछ अनव्या चीजों ने चित्त के अपनी ओर अधिक प्रकर्पित कर लिया। देसवा वहीं बहुत से भारताय मंदिर स्तूप है। गौर में देखने पर जान पड़ा, ये तो बोधगया मंदिर का नमूना है। उठाकर देखने पर तात था चांजे लकई पर है और कुछ गया वले बेतिया पर। थोड़ी देर में अकल ने सुस्ताया या दसूने है एक पत्थरदृश लकड़ी का। पत्थर का नमूना पुराना है और शायद भक्त से ही यन लाया गया है। दृगग उम्मीद्यो देखकर पीत्र भोटों में बन या गया। लकई वाले नमूने पर चीनी अतर तिखे हुए है और पत्थर वाले पर भोट अक्षर। डोल को अजन किया, धूप में लाकर लकड़ी के पट्टे पर सजाया। पत्थर के नमूने से पूर्व उत्तर दक्षिण के 3 द्वार जिन पर अजर संकन है। एक चहारदीवारी पर छोटा मूर्तियां अवश्य भारतीय जान पड़ी।
अनबगंडे में हमारे लिए आसन बिछा दिया गया, क्योंकि हमें अत्र मुहरबंद चीजों का दर्शन करना था। 2-3 बक्स लाए गए, उनकी मुहर तोड़ी गई, और फिर हमारे सामने पुरानी चीज लाई जाने लगी। इनमें शर्वा तथा दूसरे भोट देशीय आचार्यों के जूते थे। डाम तोन भी है, जिसका पश्चिम वाला कुछ हिलिया लापता है। मंदिर का बाछवाला गंधोला है, किंतु कोने के 4 शिखरों में 2 अलग पड़े मिले। अन्य स्तूप और देवालयों को उनके स्थान पर रखना असंभव है, लेकिन मालूम होना है पहले ये गबहिला पट्टिका में जड़े हुए थे। जैसे तैसे रखकर उसका फोटो लिया, फिर लकड़ी का नमूने को भी उसी तरह रखकर फोटो लिया। लकड़ों का नमूना कुछ विच अवश्य है, यद्यपि इसकी भी चांजे स्थान भ्रंट है। तुम्हें यह नामाप होना चाहिए कि इसी मठ के एक जामा का भारत वृंद मुझे कुंदे लिंग मठ, लासा में दिखने को मिला, जिनका नकल मेरे लीचे की जा रही है। इस वृत्तांत में बच गए 92/197 वितर या बोधिमंड के भातर जाजा तूप या देवालय उस लामा के समय थे, उनका विस्तृत वर्णन है। इससे फारिग हम कंजूर तंजूर के छापखाने के ऊपर के मंदिर में पहुंचे। बड़े मंदिर में कुछ मूर्तियों तथा सुनहरे अक्षरों में लिखी कुछ पोथियों है। यहाँ भी हमारी गृध्र दृष्टि अंधेरे में दीवार पर लटकते एक बड़े चित्रपट पर पड़ा। चेहरा जो न होता तो इसे भारतीय ही कह डालते। अधिक उनकी मुहर तोड़ी गई, और फिर हमारे सामने पुरानी चीज लाई जाने लगी। इनमें शर्वा तथा दूसरे भोट देशीय आचार्यों के जूते थे। डॉम तोन भी है, जिसका पश्चिम वाला कुछ हिलिया लापता है। मंदिर का वाचवाला गंधोला है, किंतु कोने के 4 शिखरों में 2 अलग पड़े मिले। अन्य स्तूप और देवालयों को उनके स्थान पर रखना असंभव है, लेकिन मालूम होना है पहले ये गबहिला पट्टिका में जड़े हुए थे। जैसे तैसे रखकर उसका फोटो लिया, फिर लकड़ी का नमूने को भी उसी तरह रखकर फोटो लिया। लकड़ों का नमूना कुछ विश्वम्भ है, यद्यपि इसकी भी चांजे स्थानांतरित है। तुम्हें वह नामाप होना चाहिए कि इसी मठ के एक जामा का भारतान मुझे कुंदे लिंग मठ, लासा में दिखने को मिला, जिनका नकल मेरे लीच की जा रही है। इस वृत्तांत में सौगया के वज्रासन वितर या बोधिमंड के भातर जा तूप या देवालय उस लामा के समय थे, उनका विस्तृत वर्णन है। इससे फारिग हम कंजूर तंजूर के छापखाने के ऊपर के मंदिर में पहुंचे। बड़े मंदिर में कुछ मूर्तियों तथा सुनहरे अक्षरों में लिखी कुछ पोथियों है। यहाँ भी हमारी गृध्र दृष्टि अंधेरे में दीवार पर लटकते एक बड़े चित्रपट पर पड़ी। चेहरा जो न होता तो इसे भारतीय ही कह डालते। अधिक संभव है नेपाल का बना हो। जो भी हो, चेहरे की गोलाई को छोड़िए, चित्रपट सभी बातों में भारतीय है। वही त्रिभंगी परिचारक मूर्ति, अजंता की भांति ही रेखाओं की कोमलता और रंगों का संयम के साथ उपयोग। थोड़े से इनाम के प्रलोभन से वह भी बाहर लाया गया। फोटो उस वक्त उतारा जिस वक्त हल्की हवा चल रही थी। फिर हम मैत्रेय देवालय में गए। ये यहाँ के सबके पुराने देवालयों में है। मैत्रेय की पीतल की मूर्ति सुंदर है, भारतीय कही जाती है, जिस पर विश्वास करने का दिल चाहता है। वैसे तो इस देवालय की बहुत सी मूर्तियां बतलाई जाती हैं, किंतु चेहरे की अत्यधिक गोलाकार आकृति, फैली पेशानी, अपेक्षाकृत बड़ा मुखमंडल वैसा मानने में बाधक है। 2-4 की स्फटिक के टुकड़ों को जोड़कर बनी छड़ी तथा दूसरी भी छड़ियां दिखाई गई। कुछ और आचार्यों के कपड़े दिखाए गए। 4-5 चित्रपट भी थे, जो निश्चय ही छापखाने के ऊपर वाले एक तथा छापखाने के भीतर वाले 1 दर्जन भारतीय धर्म के चित्रपटों से कहीं पीछे के और कला में भी निकम्मे हैं। एक फूलधातु का बड़ा सा कटोरा लाया गया। बतलाया गया ये 16 पुराण स्थविरों में से एक का है।
उस पर लकड़ी फेर कर बजाया जाने लगा। सोडा का तेल बेचने वाले अक्सर इस तरह के छोटे कटोरों को बजाकर भारत में दिखलाया करते हैं। आखिर झूठ को हजम करने की सबसे बड़ी ताकत धर्मों में ही है ना। एक संगमरमर की छोटी सी मूर्ति आई। ये तो जरूर भारतीय कला है, यद्यपि बहुत अच्छो नहीं। कहा गया पहले यहाँ 16 पुराण स्थविरों के जूते भी थे, किंतु उन्हें अब टशी लुनपो में ले गए हैं। ले जाते वक्त जूते आसमान में उड़े थे। क्यों न उड़े, जबकि वह उड़ने वाले अरहतों के जूते हैं। इन सब सच्ची झूठी चीजों को देखकर पुराने संग्रहगार में उतरे। आजकल यह इस्तेमाल नहीं होता। इमारत जर्जरीभूत है। कुछ पत्रे यहाँ भी पुरानी भोट पोथियों के पड़े हैं। सामने के तिनदुवारे मंदिर में पीतल की बुद्ध मूर्तियां हैं, जिनमें एक के दाहिने हाथ में हर्र है, अर्थात वह बुद्ध भविष्य गुरु हैं। अंत में हम छापखाने में आए। कुछ लोग तंजूर कंजूर को ब्लॉक पर स्याही लगा लगा कर छाप रहे थे। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद पुजारी का चेला चाबी लेकर आया। भीतर गए। मुकुटधारी बुद्ध मूर्ति, जावो, और दूसरी भी कुछ मूर्तियां बाएं ओर देखा। बृहदाकार के कुछ चित्रपट भीत पर टंगे हैं। बिल्कुल अजंता की चित्रकला। एक चित्रपट नीचे गिरा था। खोलकर देखा, बहुत सुंदर भारतीय चित्रकला का नमूना एक चित्रपट। परिक्रमा में बहुत से पुराने समय के लिखे ग्रंथ रखे हैं। बतलाया गया, अपूर्ण पोथियों ही यहाँ पड़ी हैं, पूर्ण तो टशी लहुयो ले जा चुकी है। परिक्रमा से होकर जब मूर्तियों की बाएं ओर आए, तो फिर मूर्तियों की पीठ वाली दीवार पर वही चित्रपट। प्रायः दर्जन ये चित्रपट उद्देशितावस्था में पड़े हैं। क्या करे, घोड़ों के बंधन में थे, नहीं तो 2-3 दिन ठहरते और धर्मवर्धन को नकल करने को कहते। डेरे पर लौटे तो 10 से ऊपर बज रहे थे। आशा दिलाई गई, सामान लादने के लिए गधा मिला। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर बातों ने अविश्वास पैदा कर दिया। आगविर धर्मवर्धन को फिर पैदल चलने के लिए तैयार होना पड़ा और हम 11 बजे रवाना हुए। सामने की उपत्यका को हमें पार करना पड़ा। फिर एक धार के सहारे हमें दक्षिण फिर पूरब को चलना पड़ा। एक विजयडोर का विहार दिखलाई पड़ा। दूर से देखने पर भोटदेश के मकान अलका के प्रासाद से जान पड़ते हैं। 2 बजे पतली धार को छोड़ हम ऊपर चढ़ने लगे। 2:30 बजे मठ के भीतर पहुंचे। मठ में एक ही जान पहचान के लामा थे, जिन्हें 1926 ईशून्य में हमने लद्दाख में देखा था, किंतु वह आजकल खम प्रदेश में गए हुए हैं। लबरंग का रास्ता दिखलाया गया। मांग यांच करने के बाद ग्यगर लामा को एक ऐसी कोठरी दी गई, जिसमें आने के लिए एक छोड़ 3-3 रास्ते रख छोड़े गए हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ, पहले तो यहाँ अधिक तालपत्र की पुस्तकें थीं, किंतु अब 20 के करीब रह गई हैं। 2 पत्रे ताल के आए, अक्षर पुराने मैथिल, प्रोटो बंगाली और प्रंथ न्याय का है। इन पत्रों के भी दाहिनों ओर का भाग कटा है, इसलिए ग्रंथ का नाम नहीं मालूम हो रहा है। एक पत्रे में लिखा है, प्रामाण्यंच तस्य कुत इति चेत आप्तोक्तत्वादिति तद्धि अधमिति चेत न विश्वम्य कर्तुर्नुमान सिद्धत्वान विवादाध्यासित कर्तृक सकर्तृक कार्यत्वान विषयविरुद्धोयम हेतुरिति चेत न विरोधी। सुख दुख मान अपमान की परवाह नहीं, यदि कुछ काम की पुण्य प्राप्त हो, देखे आगे क्या होता है। 7-1034 पहली तारीख को ही हम यहाँ पहुँच गए थे, ये लिख चुका हूँ। कल 8वें दिन यहाँ से प्रस्थान करना है, इसलिए इस सप्ताह भर की बातें सुन लीजिए। पहले जिस घर में स्थान मिला था, उसकी तारीफ कर चुका हूँ। वहाँ रहना हमें एकदम पसंद न था, क्योंकि वहाँ एक आदमी के बराबर रहने की जरूरत थी। 2 तारीख को हम कूडेपा रिनपोछे और कुंचर रिनपोछे से मिलने गए।
ये दोनों महानुभाव यहाँ के 3 खनपो डीन में से हैं। कुछुर रिनपोछे तंत्र शास्त्र के विशेषज्ञ और सिद्ध समझे जाते हैं मिले, और प्रेम से उन्होंने अपने पास को एक तालपत्र की पोथी दिखलाई जिसमें 3 छोटी छोटी पुस्तकें हैं। उन्होंने ये भी कहा यहाँ की तालपत्र की पुस्तकें जरूर देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ के सबसे बड़े खनपो कुडेपा रिनपोवे के पास गए। मालूम होता है सारे भोट की मुस्कराहट इन्हीं के पास चली आई है। चाय आए, हमने लासा में लिए फोटो को दिखलाया, संतुष्ट हुए और पुस्तकों के देखने की अनुमति दी। लौटकर जब अपनी उस पुरानी कोठरी में आए तो फिर वही चिंता। लबनक्रू यही इस परिवेन का नाम है कि दीवान या छंजे से जब दूसरे मकान के लिए कहा तो साफ इनकार मिला। ईंधन पानी की भी बड़ी के हो। संयोग से कल ही ताना के लामा छन की वधू वागीश्वर मिल गए थे। उनसे पता लगा उनके विहार थुप तन नमग्यल में भो 2 तालपत्र की पुस्तकें हैं। ये स्थान शेगत ही से पूर्व उत्तर ब्रह्मपुत्र पार 2 दिन के रास्ते पर है। बागीश्वर ने चलने के लिए कहा भी, किंतु सवारी आदि की कठिनाइयों और समय का अभाव ऐसी चीज है कि जाने का ख्याल ही क्यों हो सकता है। हाँ, उनसे कहा, आप हमें अपने कमरे में जगह दें। वह तैयार हो गए और अंधेरा हो जाने पर हम इस नए मकान में चले आए। एक ही घर है, कुछ बड़ा भी है, किंतु चूल्हे का इंतजाम भी इसी में है। ईंधन की यहाँ भी ऐसी दिक्कत है कि सिर्फ एक वक्त कुछ पका लिया जाता है। खैर, एक बात का आराम है कि हम दोनों ताला बंद कर काम के लिए जा सकते हैं। 3 तारीख को सवेरे ही से पुस्तकों के देखने की चिंता सिर पर सवार हुई। फिर लब रंग जोत के खनपो और छन जे के पास गए। जोर इन जे का ही है, उसने दिखलाने को कहा और बतलाया। तीनों खनपो और हमारे लद्दाख के परिचित शब्द दुर्रिनपो 6 के 4 आदमियों की उपस्थिति में ग्रंथागार का दरवाजा खुलेगा। हम तो निगश लौटे। 2 घंटे बाद धर्मवर्धन भी लौटे और बतलाया अभी पूजा पाठ जारी है। हमारे मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठ रही थी। क्या डॉ की पुस्तकों को बिना देखे ही हमें जाना पड़ेगा? जाना भी कैसे होगा? सवारी और सामान ढोने का तो कोई इंतजाम ही नहीं, और ये लोग इस बारे में कुछ करेंगे इसकी आशा नहीं। इतने में 2 बजे गए। धर्मवर्धन को फिर भेज दिया था। इसी वक्त लड़का आया और बाला पुस्तक घर खोल दिया गया है, चलिए। गए, लंग के तीसरे तल्ले पर एक किंचन सी अंधेरी कोठरी के भीतर ले जाया। यहाँ दिन में भी चिराग जलाए बिना अपना हाथ मुश्किल से दिखाई पड़ता था। बिजली बत्ती हमारे पास भी थी। कोठरी 10 हाथ लंबी, 8 हाथ चौड़ी होगी। पूर्व और दरवाजे वाली भीत के पास लकड़ी के ढांचे की पुस्तक रखनियां थी। उत्तर की भीत के सहारे कुछ मूर्तियां थी और पश्चिम की भीत के पास और बहुत मी मूर्तियों थी, जिनमें कुछ तो निश्चय ही भारत की वनों पुरानी मूर्तियों हैं। पहले हमने पूर्व वाली किताबों की अलमारी पर ही नजर दौड़ाई। देखा तिब्बती और भारतीय पुस्तकें मिला जुला कर रखी है। तिब्बती पुस्तकें भी हस्तलिखित और पुरानी हैं। कोई कोई तो बिल्कुल तालपत्र की सी मालूम होती हैं। अंत में पुस्तकों को निकालना शुरू किया। 1, 2, 3, 38। चित खुशी के मारे नाचने लगा। रक्षकों ने कहा पुस्तकें इस लतरत से बाहर नहीं जा सकती। हमने कहा यही सही। छंजे के मकान में पुस्तकों का देखना ठीक हुआ। उस दिन और 4 तारीख के सारे दिन पुस्तकें देखते रहे। छोटी सी सूची भी बनाई। यह उसी दिन मालूम हो गया कि इन पुस्तकों में धर्मकीर्ति का बाद न्याय भी है, जिसकी टीका लासा में मिली थी। फोटो तो लेना ही है, किंतु उसे जब तक धोकर यही देख नहीं लिया जाए, उस पर विश्वास कौन करें। साथ ही वहां तो लिखने का अवसर नहीं था। बहुत कहने पर वादन्याय को डेरे पर लाकर लिखने की अनुमति मिली। 3-4 तारीखों को रात में लिखा।
5 को दिन में भी थोड़ा समय मिला। कल आधी रात को पुस्तक लिखकर समाप्त हुई। पुस्तक में तालपत्र के 20 पत्ते या 38 पृष्ठ हैं। आकार 1833 अंगुल है। प्रत्येक पृष्ठ में 9 से 11 पंक्तियां हैं। औसत 10 पंक्ति रख ली जा सकती है और प्रत्येक पंक्ति में 70 के करीब अक्षर हैं। इस प्रकार सारी पुस्तक में 26,600 अक्षर होंगे। बहुत आशा थी शायद यहाँ प्रमाणवार्तिक मिल जाए, किंतु वह नहीं मिल सका। विशेष महत्व की पुस्तकें ये हैं: 1. वादन्याय, 2. वादरहस्य, 3. अभिधर्म को शमूल अपूर्ण, 4. सुभाषित रत्नकोश भीमार्जुन सोम, 5. अमरकोश कामधेनु टीका, 6. न्यायबिंदु अनुदीका धर्मोत्तर की टीका पर दुचेक मिश्रकृत, 7. हेतुबिंदु अनुटीका धर्माकर दत्त की टीका पर दुर्वेक मिश्रकृत, 8. प्रातिमोक्ष सूत्र लोकोत्तरवादी, 9. मध्यांत विभंग भाद्य, 10. अभिधर्म समुच्चय भाष्य। 4 तारीख को पुस्तकों का देखना समाप्त हो गया और समय लगाते, किंतु देखा रक्षक लोग उकता रहे हैं, इसलिए जल्दी करनी पड़ी। 5 तारीख को सारे वादन्याय और तथा अन्य पुस्तकों के कुछ पत्रों तथा चित्रों के फोटो लिए। ताल के कुछ पत्तों और पट्टियों पर सुंदर चित्र हैं। मुझे आशा नहीं है कि फोटो ठीक उतरेगा। कैमरे की भाती में एक छेद हो गया है, जिससे काफी रोशनी भीतर आती है। इसको पहले मैंने ख्याल नहीं किया था। प्रधान विहार इसी लतरंग में है। 6 देवालयों के तो हमने दर्शन किए। एक छोटे से में कितनी ही पीतल की मूर्तियां हैं। इनमें कुछ भारतीय हैं। एक दूसरे में भोट के प्रसिद्ध विद्वान व्याकरण सीतु पनुछेन के बनाए कुछ चित्रपट हैं। मनुष्य चित्र में बुद्ध का जीवन अंकित किया गया है। मनुष्य विकृति तो उतनी अच्छी नहीं है, किंतु चीनी ढंग से बने प्राकृतिक दृश्य सुंदर है। यद्यपि यह विहार 15वीं सदी में लामा कुन-र्ग्याल पो आनंदगर्भ द्वारा बनाया गया था, किंतु आनंदगर्भ अच्छा विद्वान था, इसलिए यहाँ इतनी चीजें संग्रहित हो गई। पहले से परिचय न होने तथा समय की कमी के कारण मैं अधिक देखभाल न कर सका। हो सकता है अभी कुछ और संस्कृत पुस्तकें मिलें। समदोष 7 अक्टूबर 34। डोर में प्रमाणवार्तिक नहीं मिल सका, जिसके मिलने से अपार आनंद होता, तो भी वहाँ काफी पुस्तकें हैं, और जरा और अच्छी तरह से देखने की अनुमति होती तो और भी काम होता। यद्यपि भोटदेश के पुराने परिचय पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता, तो भी जो परिचय हुआ है, उससे दोबारा आने पर जरूर आसानी होगी। परसों काम हो जाने पर चलने की फिक्र हुई, और कुडिन रिनपोछे ने अपने 2 गश्वर और 1 घोड़े का शव तक के लिए वचन दिया, और यह भी कहा वहाँ हमारा परिचित आदमी है, आपको अवश्य वहाँ से संत्रय के लिए घोड़े मिल जाएंगे। कुछुर रिनपोछे ने सख्य के गृहस्थ मेहतराज को चिट्ठी लिख दी, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी दूनी छनपो को लब्रिष्ट के खनपो ने भी एक चिट्ठी लिख दी। कुछ चाय, मक्खन और पुस्तकें विदाई में मिली। कल 7:30 बजे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हम ओर से विदा हुए। 1 मील की तराई को पैदल ही उतरकर घोड़े पर सवार हुए। प्रायः 3 मील चलने पर एक छोटा बेनाम का ला आया। फिर 2 मील चलने पर शिग्ंचे से सनख्य जाने वाला रास्ता आ गया। 11 बजे तक हम चलते ही गए। 6 गांव में पहुंचकर सत्तू, छाछ और मूली का फलाहार हुआ। 12 बजे फिर रवाना। अब धार को पार कर बाएं ओर से आने वाली छोटी धार के सहारे हम ऊपर की ओर और चढ़ने लगे। चढ़ाई तो बहुत सख्त नहीं है, किंतु है बहुत काफी दूर तक। इधर के कुछ पहाड़ों पर पत्थर भी है। 2-4 जगह हमारी पतली धार पत्थरों पर कूद कूद कर भी उतर रही थी। पत्थरों के कारण रास्ता कुछ जगह ऐसा खराब था,
आदमी को विश्वास नहीं पड़ेगा यह वही पुराना रास्ता है जिससे आचार्य शांतिरक्षित और हमारे दूसरे भारतीय आचार्य भूतदेश में आए। आखिर 2 बजे हम छगचाला पर पहुंचे। ला के ऊपर किसी श्रद्धालु ने सुंदर मानी बना दी है। घोड़े से उतर एक फोटिया लिए और पैदल ही उतरने लगे। उतराई भी काफी लंबी है। 1.5 घंटा उतरने के बाद सामने चौड़ी उपत्यका दिखाई पड़ी। आजकल जाड़ा आ चुका है और खेत भी कट चुके हैं या कट रहे हैं। 2 महीने के पहले तो ये भूमि हरी भरी रही होगी। हमारे दहिने के पहाड़ पर बहुत सी बकरियां चर रही थीं और चरवाहे भीड़ों के हाँकने के लिए समय समय पर गोफन छोड़ रहे थे, जिसकी चटचटाहट दूर तक सुनाई देती थी। ये शई का प्रदेश है। 4 बजे के बाद हम 2-3 घरवाले शब के एक टोले में पहुंचे। आते ही पहले स्वागत तो ये हुआ कि हमें रहने के लिए घर से बाहर कटे खेत में जगह बतलाई गई। हवा थी और अमावस्या की रात थी, उस पर सुनसान सा स्थान। घरवाले ने पूछने पर बतलाया, घोड़े हमारे पास बिल्कुल नहीं, गधे शायद मिल जाए। हमें एक फटा सा भूटिया शामियाना दे दिया गया। जन्म भर की मैल लपेटे काली कलूटी गृहिणी जी ने अपने पवित्र हाथों से चाय पकाकर भेज दिया और हम तंबू में बैठे बैठे उसे पान करने लगे। हमारे साथ आने वाले डोर के खच्चर वाले ने कहा, हमारा परिचित आदमी अभी भीड़ों को लेकर नहीं लौटा। बड़ी आशा के साथ प्रतीक्षा करने लगे। आखिर सूर्यास्तवाद वह भी पहुंच गया। उसने भी वही उत्तर दिया जो कि उसके घर के दूसरे और आदमियों ने दिया था, बल्कि उसने ये भी कहा, गधे भी सनख्य तक के लिए 2 नहीं मिल सकते, 5-6 ले जाने पर मिलेंगे, सो भी कोशिश करने पर। इसी अनिश्चित अवस्था में सो गए। दिल में बहुत रंज हो रहा था डोर के महात्माओं पर। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारे आने वाले कष्ट का। सवेरे सूर्योदय से पूर्व ही से फिर बात शुरू की। अंत में बहुत कहा सुनी के बाद 4 मील आगे से गेचे गांव तक के लिए 6 टक्के, प्रायः 6 आने पर 2 गधे और 1 मी मिला। पैदल ही यात्रा शुरू की। सवेरा था, काफी सर्दी पड़ रही थी। सूर्य हमारे पीछे अभी दिखलाई नहीं पड़ते थे, तो भी सामने 10-12 मील की उपत्यका के उस पार के पहाड़ों पर धूप की पीली आकृति दिखलाई पड़ रही थी। खेत कितने कट चुके थे, किंतु सेंग नगेचे गांव के लोग अभी खेतों के काटने में लगे हुए थे। हमारे सनख्य वाले साथी का एक परिचित परिवार खेत काट रहा था। पूछने पर मालूम हुआ एक घोड़ा और 2 गधे तो कुछ दूर तक के लिए मिल जाएंगे, किंतु कल 7 बजे हम गांव में पहुंचे। गांव के उत्तर तरफ वह सिंह पहाड़ है जिसके नाम पर गांव सेंगेचे कहा जाता है। किसी समय इस पर एक बड़ा मठ था जिसकी कुछ दीवारें, एकाध मकान अब भी दिखलाई पड़ते हैं। नीचे गांव में 2-3 अच्छी तरह मरम्मत की हुई मानियों है। जिस समय हम एक मानी के पास पहुंचे तो वहां कितने ही आदमी एक कान में पेंसिल लटकते अर्थात अफसर के गिर्द खड़े थे। हमारे साथी ने टोपी उतार उसी से प्रार्थना की। अफसर को दया आ गई और एक काली कलूटी स्त्री स्वभाव से नहीं मैल से को 2 गधा और 1 घोड़ा 4 शुम तक के लिए देने को कह दिया। हम लोगों ने चाय मक्खन भेज दिया और बनकर आने पर नाश्ता करने लगे। श्री के मालिक ने 6 साड़ किराया मांगा। गर्स थी इसलिए हमने मोलभाव नहीं किया। 1 बजे रवाना हुए। यद्यपि धर्मवर्धन को चढ़ने के लिए एक गदद्दा अलग लिया गया था, किंतु वह गधे पर चढ़ना शायद कष्ट शान समझते थे अथवा पाप होने से डर रहे थे। कुछ भी हो कहने पर एक जगह थोड़ी ही दूर के लिए चढ़े। 2 घंटा घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलने के बाद हम नदी के किनारे पहुंचे। नदी की धार काफी चौड़ी थी। एक जगह उतरने में असफल हो हम उस जगह गए जहां नदी 2 धारों में विभक्त हो रही थी। यही नदों का कमजोर स्थान होता है। लड़कपन में भी सुना था, समुद्र ने समझा
भागीरथ के पीछे गंगा बहुत जोर से या रही है। यदि उसे इसी प्रकार जाने दिया गया तो वह मेरे ऊपर से उस पार चली जाएगी और फिर मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। वह बात कुछ अंश में यहाँ ठीक मालूम हुई। हम दोनों बड़ी और छोटी धारा को पार कर जिस वक्त आगे बढ़ना चाहते थे, उस वक्त धर्मवर्धन को अपने टोप कोटहेट की सुध आई। छत्ता लगाने पर उन्हें टोप के नीचे गर्मी मालूम होने लगो थी और उन्होंने उसे हमारे घोड़े के जोन से बांध दिया था। मैं तो पहले ही यही आशा रखता था। खैर मेरे चढ़ते वक्त तो वह नहीं गिरी। जब धर्मवर्धन को लाने के लिए घोड़ा फिर उस पार गया तो वह किनारे पर गिर गई। आखिर घोड़े वाला टोपी की खोज में गया। दूर से हमने उसे जमीन पर झुकते देखा और विश्वास हो गया टोपी मिल गई। किंतु लौटकर आने पर उसने कहा टोपी नहीं मिली, जाओ घोड़े पर देखाओ। हमें तो विश्वास था टोपी उसके पास है। कुछ और चलने पर मैंने धर्मवर्धन से कहा देखो दाहिनी कोख में चोगे के नीचे टोपी है। उन्होंने हिम्मत कर उसे टटोला, फिर मीने टोपी दे दी। हमारे सामने इस समय चेसुम शिखर त्रय का विहार पहाड़ पर दिखाई पड़ रहा था। इस पहाड़ के पास नदी धनुषाकार हो गई है। रास्ता बाएं तट से है। 12 बजे हम समदार गांव विहार के पश्चिम नदोपार में पहुंचे। 4-5 घर है जो नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। घोड़े वाले को अभी 1 मील और आगे चलना था, किंतु उसने कहा यहाँ हमारे परिचित का घर है, यहाँ से सनक्य के लिए घोड़ा मिल सकता है, अगले गांव में मिलना आसान नहीं। बातचीत करने पर सनक्य के लिए 2 घोड़े और 1 गढ़े का 10 साड़ ठीक हुआ। साथ जाने वाले मी के लिए शोगढ़ साड़ अलग। इस प्रकार यही विश्राम करना पड़ा। रहने के लिए घर के भीतर कोठे पर जगह मिली, जिसकी कड़ियों से धुएं के लच्छे लटक रहे हैं। खैर स्थान सुरक्षित है, यही संतोष है। परसों सक्य पहुंच जाना है। सक्य 12-10-34 10 अक्टूबर को समदौड़ से 7:20 पर रवाना हुए। हमारे लिए 2 घोड़े थे और सामान गदहे पर। हम दक्षिण की ओर जा रहे थे। रास्ता खेतों में से था। फसल के कट जाने से उनमें चलने में बाधा सिर्फ ऊंचाई निचाई की थी। प्रायः मील भर चले होंगे कि हमारी दाहिनी ओर जरा सा पहाड़ पर एक पुराने विहार का ध्वंसावशेष दिखाई पड़ा। विहार की तो दीवारें ही खड़ी हैं, किंतु 3 स्तूप पत्थर की अच्छी चिनाई होने के कारण अपने ढांचे सहित विद्यमान हैं। इधर रास्ते पर मील के पत्थर लगे हुए हैं, किंतु अंक बहुत कम में हो पाए जाने हैं। इसीलिए हम पत्थर की ओर अधिक ध्यान नहीं देते रहे। एक और बात है, और देशों में मील का अंक राजधानी या किसी प्रधान शहर से शुरू होता है, किंतु यहाँ इस विषय में लासा की कोई कद्र नहीं। प्रायः 2 घंटा चलने के बाद हमारा रास्ता पश्चिम की ओर मुड़ा। शाम तक का बाकी रास्ता पश्चिम की ओर को ही रहा। इस त्रिवेणी से थोड़ा दक्षिण और जाते तो लासा के भूतपूर्व मंत्री छारोड़ का महल मिलता। हमारा रास्ता उधर से तो था नहीं, इसलिए हम महल को नहीं देख सके। हाँ, इस धार के साथ प्रायः 1 मील चलने पर दाहिनी ओर के पहाड़ में एक छोटा किंतु अच्छी अवस्था में विहार मिला। यह विहार छारोंग मंत्री के पहले पुरुषों का बनवाया है। इससे तथा रास्ता से नीचे छारोंग का एक मकान है। तिब्बत के सभी खेत जागीरों में बटे हुए हैं। हर एक जागीरदार अपनी अपनी जागीर में एक अच्छा मकान रखता है। यहाँ भी छारोक मंत्री का एक ऐसा ही मकान है। हमें और धारों के संगम मिले, रास्ते में हमें और धारों के संगम मिले, किंतु हमारा रास्ता अंतिम धार को छोड़ बाई घार से ही था। इधर के पहाड़ों पर एक छोटी पत्तियों का हाथ भर का पौधा है, जिसकी पत्तियां इस समय लाल हो गई हैं। गांव वाले इसे काट काट कर ले जा रहे हैं। जाड़े में जानवरों के खाने की फिक्र करनी ही जो ठहरी।
12 बजे के करीब हम सुमदो गांव में पहुंचे। जहां दो घरों का समागम होता है उसे ही सुमदो कहा जाता है। इसके पास पुराने गांव का खैड़हर है। पहले के लोग पत्थर की चिनाई अच्छी जानते थे, इसीलिए शताब्दियों से परित्यक्त इन मकानों की दीवारें अभी भी खड़ी हैं। पूछने पर साथी ने बतलाया, यहाँ के लोग अधिक पापी हो गए थे, इसीलिए गांव उजड़ गया। हम लोगों ने ठहरकर इसी गांव में दोपहर का भोजन किया। घंटे भर बाद फिर रवाना हुए। आगे एक दो गांव और मिले। वृक्षों की कुशता बतला रही थी कि हम काफी ऊपर जा रहे हैं। 1.5 घंटा चलने के बाद हम एक तिरमुहानी पर पहुंचे। यहाँ से हमें दाहिनी धार पकड़नी थी। बाएं धार की दाहिनी ओर एक छोटी सी किलाबंदी है, जिसमें किसी समय सिपाही रहा करते होंगे। इस समय तो उसकी दीवारें कितनी ही जगह गिर गई हैं। दोनों धारों के बीच में भी एक ऊंचा पुराना मकान है, जिसे भिक्षुनियों ने अपने मठ के रूप में परिणत कर दिया है। भारत से नेपाल होकर आने वाले रास्ते पर इस प्रकार की किलाबंदी होनी ही चाहिए। इसी जगह हमने आखिरी वृक्ष देखे। यद्यपि हम बहुत ऊपर चल रहे थे, किंतु चढ़ाई उतनी कठिन न थी। घंटा भर चलने पर हमें उपत्यका अधिक चौड़ो मिली। पास के पहाड़ों पर भी छोटी छोटी घास सर्वत्र थी, जहाँ आजकल पीली पड़ गई है। रास्ते में एक दो मानियां मिली। धार के पार 4-5 डोम्पा, भेड़ चराने वालों के गांव दिखाई पड़े, जिनके पास कितने ही खेत थे। इस 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी खेत। 4 बजे हम जिग्यव नाम वाले डोकपा गांव में पहुंचे। गांव में 3-4 घर है। एक छोटा गुम्बा मंदिर भी है। एक छोटी कोठरी रहने को मिली। लकड़ी के अभाव से मकान की छत और कड़ियों सभी पत्थर की थी। हमने गांव का एक फोटो लिया। कंडे की आग जलाई गई, जिससे सारी कोठरी धुएं से भर गई। परेशानी तो थी, किंतु धुआं कोठरी को गर्म भी कर रहा था। कल रात को पिस्सुओं ने साने नहीं दिया था, आज पेट भर सोए। 11 अक्टूबर को 5-20 बजे चले। शो अगला की ज्यात प्रायः 1 मील पर है। नक्शे में माप नहीं देखा, किंतु जोत 16,000 फीट से कम ऊंची न होगी। सवेरे वैसे ही काफी सर्दी पड़ रही थी, ऊपर से सामने की हवा चल रही थी। हमने आंखों को खुला रख सारे बदन को ढांक लिया था। चढ़ाई क्रमशः है। जात पर पहुंचकर कायदे के मुताबिक घोड़े से उतर पड़े। नीचे की धार तक आधे मोल की उतराई कुछ कड़ी है। हम सर्दी में कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे और मुंह अच्छी तरह खुला न रखने के कारण देख न सके कि रास्ता धार के पार जा रहा है। कुछ आगे बढ़ने पर साथियों ने आवाज दी, तब ख्याल आया। वहां धार 2-3 भागों में विभक्त थी। 1-2 को तो बिना जूता भिगाए ही पार हो गए। तीसरी बड़ी थी। घोड़ा भेजा गया। उनने भी हमारी बेबसी को देख लिया था, इसीलिए सिर्फ न चढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि पास से गुजरने पर जोर से लात मारी। खैरियत यही हुई कि हम जरा बगल में हो गए थे और एक चोट बहुत हल्की सी एक पैर पर लगी। कितने मील तक हम उतरते रहे, ये तो नहीं कह सकते। हाँ, 10 बजे हम धार के पार वाले एक डोपा गांव में पहुंचे। यहाँ भोजन और मध्याह्न विश्राम हुआ। 12:30 बजे फिर प्रस्थान। फिर नदी पार हो आध मील नीचे की ओर चले, फिर बाएं तिरछे काटकर दूसरे नाले को पार हुए। अब हम अटूला की ओर चढ़ रहे थे। ढालुआ चढ़ाई पर हम नाक की सीध चल रहे थे। चढ़ाई मील भर से अधिक न होगी। इसे लान कहकर लाई कहना चाहिए। उतराई मील भर की ओर खड़ी थी। नीचे पहुंच नदी पार हुए और फिर सनक्य का बिहार मील भर पर दिखाई पड़ा। पुराना बिहार या लहखम छनमो नदी के उसी ओर है, जिधर से हम चल रहे थे। ये खेतों के बीच समतल की भूमि में है। दूसरा विहार नदी पार पहाड़ पर सीढ़ियों जैसा बना है। इसी के नीचे नदी तट तक संत्रेय कस्बा है।
पार होने के लिए नदी पर 3 पुल हैं। हम लोगों को सक्य महतराज दक्ष रिनपोछे के प्राइवेट सेक्रेटरी दूनी चेनपो के पास पहले जाना था। पिछले पुल से पार हो हम उक्त सज्जन के घर पर पहुंचे। डोर से लाई चिट्ठी अंदर भेजी और तुरंत ऊपर बुलाया गया। दूनी चेनपो वस्तुतः ही बहुत सज्जन है। अवस्था 60 के करीब होगी। भोट भापा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। विद्या से प्रेम है। तेडरी के गुमनाम वृद्ध भिक्षु के व्याकरण ग्रंथ से इतने प्रभावित हुए कि उसका ब्लॉग बनता रहे हैं। महतराज के 2 पुत्रों की भांति इनको भी कोई संतान नहीं है। शाम तक चाय पान और वार्तालाप चलता रहा। कंजूर पुस्तकालय में आसन लगा। घर भर का बर्ताव बहुत सुंदर रहा। दक्षिण रिनपोछे या सनक्य के महंत चंगेज की संतान के गुरु सपय कुंगा ग्यल छन 1182-1251 और फगपालो डो ग्यल छन 1234-80 के उत्तराधिकारी है। इनके पूर्वजों को भोट का राज्य मिला था। तिब्बत में महंतशाही का आरंभ तभी से हुआ था। राजा होते समय मंत्री, शवे, प्राइवेट सेक्रेटरी, दूनी चेनपो आदि का जो पद और मर्यादा थी, व्यास राज्य के न होने पर भी उसे उसी तरह कायम रखा गया है। सनक्य महतराज का स्थान दलाई लामा और पंचैन टिशी लामा के बराबर समझा जाता है। धार्मिक बातों में ये है भी वैसा ही। हमें अपनी आवश्यकताओं को अर्जी के रूप में लिखना पड़ा और पहले ही से छोर की परिचय वाली चिट्ठी के साथ भेज दिया। महंत जी गर्मियों में डोलमा फोब में रहते हैं, जो हमारे निवास स्थान से दक्षिण और लहखन चेनमो महादेवालय से भी थोड़ा दक्षिण है। 10 बजे एक अफसर के साथ हम चले। पुल पार कर पहले महादेवालय में गए। देवालय बीच में आंगन रखकर बनाया गया है। ढंग बिल्कुल तगलुड़ मठ जैसा है। दीवारें बहुत ऊंची है। देवालय के बाहर भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं और फिर सबके बाहर 8 चौकोर घरों के बुर्जी वाला ऊंचा प्रासाद है, जो किसी समय सैनिक ख्याल से बनाया गया था। हम महादेवालय में घुसे। भिक्षु लड़कों ने हमारे पीले कपड़े को देख हंसी के ठहाके के साथ स्वागत किया। आंगन काफी विस्तृत है। पश्चिम ओर प्रधान मंदिर है। एक छोटे द्वार से भीतर गए। बुद्ध और बोधिसत्व की कितनी ही पीतल की सुंदर मूर्तियों हैं। उनके सामने चीन से प्राप्त कितनी ही भेंटें सजाई गई हैं। बाईं ओर से एक छोटे द्वार में घुस हम प्रदक्षिणा में गए। प्रदक्षिणा काफी लंबी है। इसमें हस्तलिखित भोट पुस्तकें ईंटों को छड्डों की भांति चिनी गई हैं। कोई पोथियां बहुत लंबी चौड़ो हैं। एक शतसाहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता तो असाधारण आकार की है। ये सभी पुस्तकें चिरकाल से पाठ के लिए न होकर पूजा की चीज बन गई हैं। परिक्रमा में ही प्रायः 1 फुट व्यास का एक लंबा खंभा दिखलाकर हमसे कहा गया, सिद्धि के बल से ये तिनके का खंभा बनाया गया। हमने धर्मवर्धन से कहा, आजकल यंत्र के बल से कमजोर तिनकों के इससे भी मजबूत और चिकने खंभे बनाए जाते हैं। सामने की ओर देवदार के बहुत से विशाल स्तंभ है, जिनमें कितनों ही को 2 मी भी बांह से लपेट नहीं सकते। ऊंचे भी 30-30 हाथ के होंगे। इनके बारे में बतलाया गया, फगपा धर्मराज के शिष्य चीन सम्राट ने उन्हें चीन से भेजा था। धर्मवर्धन ने पूछा, इतनी दूर से कैसे यहाँ तक पहुँचे? हमने छुरफू के सिद्ध कर माँ ब खुशी 1110-92 को और इशारा करते कहा, इसमें कौन सी मुश्किल है? जैसे कर माँ व खशी ने चीन में प्राप्त भेंटों को वही एक नदी से फेंक दिया था और वह छुरफू आ पहुंची, इसी प्रकार संधराज फगपा के ये खंभे भी आ गए होंगे। नीचे का दर्शन समाप्त कर हम छत पर गए। देवालय के द्वार के बाहर से सीढ़ो है, बहुत ऊंची और सीधी।
होने से उतरते वक्त बहुत डर लगता है। ऊपर छत चौड़ी है। उत्तर की ओर एक देवालय में गए। इसमें चंड देवताओं की कितनी ही मूर्तियां हैं। हमें जो मूर्ति सबसे अधिक आकर्षक मिली वह है वैशाली के कायस्थ पंडित गयाधर की भारतीय आकृति की मूर्ति। पंडित गयाधर ने डोगमीलोचोव के पास कुछ दिनों रह कितने ही संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था। लहचे ब्रह्मपुत्र तट में वह स्थान अब भी बतलाया जाता है जहां पर पंडित गयाधर रहे थे। मूर्ति मनुष्य के बराबर की है। चेहरा बिल्कुल भारतीय। धर्मवर्धन को कहा इसकी नकल कागज पर उतारो। रंग तो नहीं उतारा जा सका। इस छोटी अंधेरी कोठरी में फोटो की तो बात ही नहीं की जा सकती। महादेवालय के प्राकार के बाहर हो तारामहल जाते एक फोटो लिया। तारामहल में मालूम हुआ अभी महंत जी से भेंट करने में कुछ देर है। उससे दक्षिण और पास में ही वरीलोचव महंत 1102-1111 के निवास स्थान पर गए। मकान तो वही नहीं है किंतु भोतर तारा की मूर्ति सुंदर और पुरानी है। कहते हैं इसे बरी ने ही बनवाया था। इस स्थान से दक्षिण प्रायः आधा मील पर एक पहाड़ी मैदान के ऊपर खोन गरलू 1034-1102 ने सक्य विहार की स्थापना की थी। उस विहार का अब पता नहीं है। पहले वहां एक गांव भी था जो अब नहीं है। वरीला चव की सेवा स्वयं तारा एक लड़की के रूप में रहकर करती थी। एक दिन वह लड़की उसी गांव में आग लेने गई। कुत्तों ने उसे खदेड़ा और वह भागती हुई एक पत्थर पर गिरी। बरी के मंदिर से थोड़ी ही दूर दक्षिण पश्चिम वह पत्थर दिखलाया जाता है। इस पर लड़की रूपी तारा के घुटनों के निशान हैं। आखिर गया का विष्णुपद भी तो एक ऐसा ही निशान है। यदि वह सच्चा है तो ये भी क्यों नहीं। अब हम परिक्रमा करते तारा महल में पहुंचे। भीतर द्वार पर मेहतराज के कुंवर साहिब और उनकी स्त्री दिखलाई पड़े। ख्या कौन ग्यल की संतति ही वरीला चव को छोड़ तत् से अब तक सक्य मठ की मालिक है। बीच में सपर्ण कुंग गिलू छन कंपा और धर्मपाल रक्षित 1068-88 जैसे कुछ भिक्षु गद्दी नशीन हुए थे। बाकी सभी महंत गृहस्थ रहे हैं। वर्तमान महंत भी ग्रत हैं। अवस्था 63 वर्ष की है। इनके लड़के 32-33 वर्ष के हैं। अब तक कोई संतान नहीं है, इसलिए लोग बहुत चिंतित हैं। पुत्र और बधे दोनों के कानों में महत्वंश सूचक फिरोजा जटित कर्णभूषण था। थोड़ी देर हमारा साथी उनसे बातचीत करता रहा। फिर हम महंत जी के स्थान पर गए। कुछ देर तक हमें बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर हम महंत जी के सामने पहुंचे। हमारे साथी और धर्मवर्धन ने साष्टांग दंडवत की। हम तो अच्छी तरह हैं पूछ अपनी पुस्तकें भेंट कर अलग बिछे आसन पर बैठ गए। महंत के बाल कितने ही सफेद हो गए हैं और रंग भी भारत के कितने ही कम काले लोगों जैसा है, जिससे स्पष्ट है कि इस वंश में किसी समय भोट भिन्न रक्त मिश्रित हुआ था। आधे घंटे से ऊपर हमारी बातचीत होती रही। जब बात करने के लिए बात ही न रह गई तो हमने विदा मांगी। मेहतराज ने पुस्तकों के देखने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही कहा हमें पता नहीं ताल पुस्तकें कहाँ है। फिर महादेवालय के खनपो डीन के पास गए। उम्र 30 के करीब होगी। बेचार पे अच्छी तरह मिले सनख्य विहार की हस्तलिखित सूची देखकर बतलाया पेखक पुस्तकालय में भोट और ज्ञपे भारतीय या चीनी पोथी 1334 हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा और धर्मवर्धन से भविष्यवाणी भी कर दी इनमें कम से कम 100 पोथी संस्कृत की हैं और प्रमाणवार्तिक तो जरूर है। लौटकर निवास स्थान पर आए। पेंटर के लिए अभी मंत्री की आशा भी लेनी थी। मंत्री बुलाए गए। 4 बजे आज्ञा मिल ऊपर चढ़कर हम उस स्थान में पहुंचे। गई और खुशी खुशी
ताला खोला गया। कई कोठरियों से होते विहार के इष्ट देव के मंदिर में घुसे। सभी तरह के पुराने अस्त्र शस्त्र ही जमा नहीं गए हैं, बल्कि कितने ही आदमियों के सूखे सिर और हाथ भी लटकाए हुए हैं। कुत्ते, जंगली याक, बाघ और दूसरे जानवर भी छत से लटक रहे हैं। फिर अंधेरे रास्ते से उस स्थान पर पहुंचे जहां भोट का सबसे भारी विद्वान सपन कुंग ग्यलछन रहा करता था। छोटी कोठरी है, इसी में सनपन की मूर्ति है। दीवारों पर बेपरवाही के साथ लटकाए कितने ही चित्रपट हैं। गौर से देखने पर वह बहुत सुंदर मालूम हुए। विचार हुआ, कुछ के फोटो लें। फिर फूले न समाते पुस्तकालय के भीतर पहुंचे। सामने की 3-4 पीतल की मूर्तियां हाथ के सहारे देखी। एक मूर्ति के आसन पर एक तालपत्र मिला, कुछ मंत्र लिखे थे। अच्छा शकुन हुआ। फिर पुस्तकों को देखने लगे। एक ओर की सारी पुस्तकें देख डाली, कोई ताल पोथी नहीं। दिल धड़कने लगा। दूसरी पांति में भी कोई ताल पोथी नहीं। तीसरी में एक पोची मिली, जिसे खोलकर देखने पर मालूम हुआ प्रज्ञापारमिता मंत्र आदि के कितने ही पत्रे जमा किए हुए हैं। दिल को विश्वास नहीं हुआ। एक बार फिर टाचे लेकर देखा, वहां सिर्फ भोट हस्त लिखित ग्रंथ और कितने ही चीनी बौद्ध ग्रंथ के रोल हैं। निराशा के बारे में क्या पूछते हो, रोकने पर भी उदासी चेहरे पर आए बिना न रही। कहा, एक बार सभी देवालयों की पुस्तकों को देख लेना चाहिए। लौटते वक्त हम डवेलेखंग में गए। इसके भीतर कई मंदिर हैं, जिनमें नमथर लहखंग एक बड़ा मंदिर है। प्रधान मूर्ति मंजुघोष बोधिसत्व की है, जिसे सनपन ने स्थापित किया था। सामने दीवार पर भी मंजुघोष का चित्र है, जिसके बारे में बतलाया जाता है। सपन ने मंजुघोष की मूर्ति की ओर मुंह किए ही पीठ की ओर दीवार पर यह प्रतिचित्र बनाया था। मंदिर में कई और सुंदर मूर्तियां हैं। यहाँ भी पुस्तकों की छड़ी दोवारों के पास चिनी हुई है। 3 पुराने चित्रपट भी देखे। 2 एक और देवालयों को देखते निवास स्थान पर लौट आए। 26 अक्टूबर 34। 11 दिन बाद आज फिर इस पत्र को लिखने बैठा हूँ। सारा ही समय प्रमाण वार्तिक अलंकार लेता रहा। प्रमाण वार्तिक के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों का ही यह महाभाष्य उपलब्ध है, और वह भी आदि और अंत में खंडित। प्रज्ञाकर गुप्त का समय 8वीं शताब्दी का आरंभ हो सकता है। वह आचार्य धम्म कीर्ति के प्रशिष्य देवेंद्र मति के और प्रशिष्य शाक्य मति के शिष्य तथा आचार्य धर्मोत्तर के गुरु थे। संस्कृत भाषा और छंद निर्माण पर उनका पूरा अधिकार था। पक्षी के लिए कड़े शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। भाद्य, गद्य और पद्य दोनों में ही है। वैसे ही जैस पार्थ सारथी की शाब्दीपका। क्या ही अच्छा हुआ होता यदि सारा ग्रंथ मिलता। इस ग्रंथ का भोट भाषा में अनुवाद हो चुका है। पहले परिच्छेद को मैं उतार चुका हूँ। श्लोकों का अंदाज लगाने पर पहले परिच्छेद में 1500 श्लोक 48,000 अक्षरों से कम न होंगे। इस परिच्छेद का भी आरंभिक भाग पुस्तक में नहीं है। इच्छा तो उत्कट थी कि सारे ग्रंथ को लिख डालें, किंतु सर्दी बहुत बढ़ रही है। सक्य समुद्र तल से 14,715 फीट ऊपर है। फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह ही में कड़ी सर्दी पड़ने लगे तो आश्चर्य ही क्या। दोपहर को भी बाहर पानी की नालियों में बर्फ जमा देखता हूँ। स्याही तो फाउंटेन पेन की होने से नहीं जमती, किंतु हाथ में ठिठराहट मालूम होती है। रहना होता तो कोई बात नहीं, किंतु अभी बड़ी बड़ी जातों का पार करते भारत लौटना है। रास्ते में नेपाल में भो 2 सप्ताह देने हैं, इसलिए दूसरे परिच्छेद के नकल करने के लाभ को स्मरण करना पड़ता है। भारत में मित्र लोग जरूर कहेंगे, क्या था 1.5 सप्ताह और ठहर गए होते। मैंने सारे ग्रंथ का फोटे ले लिया है, और न लिखे भाग का तो 2-2। लेकिन मुझे इस फोटो पर विश्वास नहीं। रोलाई फ्लेक्स कैमरा तो नहीं है।
हर चौथी बार देखने पर कैमरे की भांति में बारीक छेद से दिखाई पड़ते हैं, और एक्सपोजर का भी अभी अच्छी तरह अंदाज नहीं मिला है। अच्छा, इतनी बहानेबाजी के बाद कुछ और उल्लेखनीय बातें लिखता हूँ। 15 तारीख को भी यद्यपि हमने 40 मंदिरों के दर्शन किए थे, किंतु वह सब जल्दों में हुआ था। 13 को 10 बजे फिर 13वीं शताब्दी में चाणक्य के विहाराधिपतियों में तिब्बत पर शासन किया था, और साथ ही साथ वह चीन सम्राट के धर्मगुरु भी थे। इसलिए चाणक्य विहार को विशाल होना ही चाहिए। पोछे के सुधारक चोरखप्पा ने चाणक्य वालों से बहुत सी बातें ली हैं। पहाड़ की वाही या शिखर पर मठों को बनवाना चाणक्य वालों ने ही आरंभ किया था, जिसका अनुकरण पीछे इतना हुआ कि आजकल थोड़े से पुराने मठों को छोड़कर बाकी सभी मठ तिब्बत में पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। पीली टोपी वालों के गौन, चोगा आदि भी चाणक्यों की नकल से ही बने हैं। अस्तु, मठ के सभी देवालयों के दर्शन तो हम कर नहीं सकते थे। पथ प्रदर्शक हमें प्रधान देवालयों की ओर ही ले गए। 1-2 देवालयों को देखते हम मच्छैन कुंग वियडपो 1092-1158 के समाधि गृह में पहुंचे। यद्यपि चाणक्य मठ का आरंभ उनके पिता ने किया था, किंतु उसकी आरंभिक उन्नति इन्हीं के हाथों हुई थी। यह अपने पिता की भांति गृहस्थ ही रहे। इस मंदिर में एक स्तूप के भीतर इनका मृत शरीर रखा हुआ है। रास्ते के 2-4 देवालयों को भीतर से और ध्वस्तप्राय मंदिरों और स्तूप को दूर से देख एक बार फिर हम गुरिम लदखंग पहुंचे। सपगा के निवास स्थान के चित्रपटों में से 12 को फोटो लेने के लिए चुना। फिर महाकाल के मंदिर में आदमियों और पशुओं के सिर और शरीर देखने गए। देखकर हम निकल रहे थे कि एक ख्याल आया, चलो एक बार और पेखंग पुस्तकालय देख लें। अब की बार और गौर से देखने का विचार हुआ। हमने अभी देखना आरंभ किया था कि धर्मवर्धन का हाथ एक कागज पर लिखी पोथी पर पड़ा। आकार 27 और पत्रे 59 थे। साधारणतया ऐसी कागज पर लिखी पुस्तक को भोट भाषा का ग्रंथ समझ हम छोड़ जाते, किंतु धर्मवर्धन ने खोलकर देखा और ये तो भारतीय ग्रंथ है। मैंने देखा तो मालूम हुआ प्रमाण वार्तिक का महाभाष्य वार्तिकालंकार है। ग्रंथ खंडित था, तो भी बड़ी खुशी हुई। इसके लिए क्या किया ये लिख चुका हूँ। मन लगाकर फिर सारी पोथियों की देखभाल की, किंतु वहाँ कोई दूसरा संस्कृत मंत्र न मिला। ऊंचे लहखंग में फिर गए। एक विशाल देवदार स्तंभ पर, जो कि नमथर लहखंग के द्वार पर है, जिंचुडा पर ग्यल छन 1147-1216 के समय का एक ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र का फोटो तो नहीं ले सके, किंतु धर्मवर्धन ने उसकी नकल कर ली। यहाँ भी 2-4 फोटो लिए और फिर संगराज फग पैलो डोस ग्यलंछ 1234-1280 के समाधिगृह को देखने चले। ये चीन सम्राट कुबले हान के गुरु थे। समाधिगृह पर चीनी धर्म की सुनहली छत है। भीतर स्तूप में उनका मृत शव या अस्थि है, और चारों तरफ उनको प्राप्त हुई कितनी ही भेंटों का संग्रह है। इनमें कितने ही 13वीं शताब्दी के चीनी मिट्टी के सुंदर बर्तन भी हैं। अंत में 3 बजे हम चीदोंड प्रासाद में पहुंचे। शितो चाणक्य के महतराज जाड़ों में इसी में रहते हैं। प्रासाद विशाल है। मरम्मत अच्छी तरह से न होने के कारण कहीं कहीं बिगड़ भी रहा है। और गंदगी, ये तो तिब्बत में सार्वजनीन चीज है। इस प्रासाद में भाग कितने हो मंदिर हैं, जिनको देखते हम ग्यगर लहक्त भारतीय देवालय में पहुंचे। दूसरे तली पर एक छोटो सी कोठरी है, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि इसमें इतनी अनमोल भारतीय पीतल की मूर्तियों का संग्रह होगा। एक ही दीवार के सहारे 8 और 7 पांतियों में यह मूर्तियां रखी हुई हैं।
उनकी तफसील इस प्रकार है। क ख 1 भोट भारत भोट 2 भोट भारत 2 भारत छोटी 3 भारत भोट 3 भोट भारत 4 भारत एक्स 4 भोट भारत 5 भारत भोट 6 भारत 6 भोट 7 भारत 7 भारत 8 भारत। बीच बीच में कहीं कहीं तिब्बत भोट की बनी मूर्तियां हैं, जिन्हें पहचान न होने के कारण लोगों ने यहाँ रख दिया है। जिस पंक्ति में दोनों प्रकार की मूर्तियां हैं, वहाँ अधिक मूर्ति वाले देश का नाम मैंने पहले लिख दिया है। भारतीय मूर्तियों की संख्या 100 से अधिक है और जो 3-4 इंच से 1 फुट की है। इनमें कुछ मूर्तियां तो गुप्तकालीन आ सकती हैं। मूर्तियों को रस्सी से बांध रखा गया है, इसीलिए चारों ओर अच्छी तरह देखा नहीं जा सकता। तो भी देखने पर 3 में अक्षर लेख दिखाई पड़े। 1 क 4 चौथी पंक्ति के अंत में चिन्ह तीर्थकर महावीर की मूर्ति 18,010 अंगुल है, जिसे लोग बुद्ध मूर्ति समझते हैं। इसकी पीठ पर सामने लेख हैं। सम 1192 आल्हन पत्नी बीजल पुत्री देधई पुत्र सधल द्वितीय सुता ताली। ताली दायका का नाम है और सम 0 1135 ई 0 विक्रम संवत आ सकता है। मूर्ति बीच में तथा पद्मासन आसीन है, जिसके नीचे तीर्थकर महावीर का लांछन सिंह है। घेरे में और भी कितनी ही तीर्थकर मूर्तियां हैं। 2 ख की तीसरी पंक्ति में 745 अंगुल की बर्दमुद्रा सीन बुद्ध मूर्ति पर लिखा है। देयधर्मोयम सुप्राजिकाया सुप्राजिका दान उत्तर बिहार में पाए गए 7वीं-8वीं शताब्दी के हैं। 3 ख की चौथी पंक्ति में 1108 अंगुल की अक्षोभ्य मुद्रासीन बुद्ध मूर्ति पर 7 देयधर्मोयम उपासिकाय सियाय सर्व सत्वाताना अनुतर फलाप्तवाय। उपालिका सिया का दान सभी प्राणियों को अनुपम फल की प्राप्ति के लिए। इसके भी अक्षर बिहार की 7वीं-8वीं शताब्दी के हैं। कुछ मूर्तियां अत्यंत सुंदर हैं। मैंने कुछ फोटोआई भी लिए हैं। जब मैं इन मूर्तियों के देखने में लगा था, उसी समय धर्मवर्धन की नग्यजर एक चौकी पर पड़ो, जिस पर 28 पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। यह अधिकतर संगमनेर की हैं, इनमें 2 तो बोध गया के मंदिर के नमूने हैं। इन मूर्तियों की सुरक्षा के लिए कोई खास ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए इनमें से कुछ हमारे पीछे आने वालों को शायद ही देखने को मिलें। अंत में प्रासाद के महाकाल को देखकर हमें दर्शन समाप्त करना पड़ा। महाकाल के पास कपड़ों से ढका तांबे का एक कटाई है। इसके पानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं सूखता। लोग चिराग के धुंधले प्रकाश में उस पानी में तरह तरह की चोजें देखते हैं। मुझे भी देखने को कहा गया। मैंने कहा, इतने बड़े कड़ाह की क्या जरूरत है, अंगुली के नख पर तो मैं तुम्हें तीनों लोक दिखला सकता हूँ, बशर्ते कि प्रज्ञाशून्य उत्कट भक्ति तुम में हो। एक साथी ने मेरी बिजली का टार्च इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? इन अमंगल चीजों की सहायता से देवताओं का प्रताप नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर हम अपने स्थान पर लौटे। 14 तारीख के सवेरे गुरिम छक पे लहखंग से प्राप्त कागज और तालपत्र की पुस्तकों को देखने लगे। कागज वाली पोथी वार्तिकालंकार के बारे में लिख चुका हूँ। ताल वाली पोथी की जांच पड़ताल करने पर उसमें 11 पुस्तकों के खंडित पत्रे मिले। 28 अक्टूबर 34। तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्री होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है।
सनक्य के एक महतराज दक्ष बंग पो के दो पुत्रों पद्म दल वधुगु और दुर्गछन कुंगरिनवैन ने अलग अलग शादियों की। पीछे एकाध और अपवाद हुए, जिससे 4 महल हो गए। पीछे 2 कैसितान मर जाने से अब फिर 2 महल रह गए हैं। परंपरा इस प्रकार है। चार पीढ़ी तक ही भिक्षु महंत हुए। इसके बाद फिर गृहस्थ ही महंत होने लगे और अब तक यही प्रथा जारी है। जब से गृहस्थ महंत होने लगे तभी से उनको दग्छेन महात्मा की पदवी मिली। आर्य समाज में भी गृहस्थ महापुरुष को स्वामी न कह सकने के कारण महात्मा का नाम पहले पहले महात्मा मुंशीराम को और फिर महात्मा हंसराज को दिया गया। यही नाम पीछे महात्मा गांधी के मत्थे मड़ा जाकर इतना प्रसिद्ध हुआ। भोट के सक्य महंतराजों ने इस नाम को प्रायः 6 यूं से अपनाया है। उत्तराधिकार का नियम दोनों महलों में ज्येष्ठ संतान उत्तराधिकारी होता है। 2 होने पर आयु में बड़ा गद्दी पर बैठता है। उदाहरणार्थ वर्तमान महतराज दग्छेन थिलेरिंछ के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र कुंगरिनछेन गद्दी पर न बैठ फुनछोग महल के लामा जमयंग कुंग येलछन गद्दी पर बैठेंगे। उनके बाद कुंगरिनछेन डोलमा का नंबर आएगा और फिर 5 वर्ष का बालक कुंग सोनम फुनछोग उत्तराधिकारी होगा। दोनों महलों में कोई ज्येष्ठ संतान न होने पर ही कनिष्ठ संतान उत्तराधिकारी हो सकेगा। 13 तारीख को ही फुनछोग फो ब्रह्म के लामा का बुलावा आया था, किंतु उस दिन और कामों के कारण नहीं जा सके। 14 तारीख को 11 बजे चले। नदी पार हो महाविहार और डोलुमा फोर्ट की बगल से होते प्रायः मील भर चल हम फुनोग को ब्रह्म पहुँचे। तिब्बत के दस्तूर के मुताबिक आधा घंटा प्रतीक्षा गृह में इंतजार करना पड़ा। फिर भीतर गए। लामा कान में फीरोजा जटित कुंडल पहने एक बड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हंसते तथा हमारे लिए रखे आसन की ओर इशारा करते स्वागत किया। हमने भी रिनपोछे जू दंजायेनवे रत्न अच्छी तरह विराजमान है कह आसन ग्रहण किया। हमारा आसन उतना ही नीचा था जितना लामा का ऊंचा। लामा की उम्र 35 वर्ष है। इनकी 2 बड़ों कन्याएं और 2 छोटे पुत्र हैं। संतानें पिता से बहुत सुंदर हैं। सोचा माँ के अनुरूप होंगी, किंतु पीछे माँ को भी देखने पर गुणाक्षर न्याय ही कहना पड़ा। 11 बजे से 5 बजे तक वहीं रहे। लामा बड़े मधुर स्वभाव के हैं। बातें तरह तरह की होती रहीं। कभी भारत में बुद्ध धर्म के बारे में, कभी मंत्रयान के बारे में और कभी सक्य के पुराने लामों के बारे में। बीच में उनके तथा बच्चों के कितने ही फोटो लिए। चलते वक्त चावल और आधी भेड़ का मांस भेंट मिली। ये भी आग्रह हुआ कि दूसरी बार आने पर हमारे ही यहाँ ठहरा जाए। फोटो लेने के बाद हमारे लिए एक ऊंची कुर्सी, इतनी ऊंची कि पैर जमीन पर नहीं पहुँचता था, रखी गई।
इस महल से यदि हमें कोई शिकायत हो सकती थी तो आसन की मैं, यद्यपि तिब्बत में इसकी गुंजाइश नहीं सो वह भी रफा हो गई। लोगों ने टिन में बंद कुछ खाने की चीजें लामा को चढ़ाई थीं, किंतु यहाँ बालों को तो बिस्कुट छोड़ मालूम नहीं कि इनमें क्या है। हमारे सामने बिस्कुट के अतिरिक्त पनीर, चीज, चॉकलेट के डिब्बे रखे गए। पनीर के डिब्बे को खोलते हमने अपने हाथ के बाएं अंगूठे में गहरा घाव कर लिया, जिसका चिन्ह फुन छोक फो ब्रक के लामा के सुमधुर स्वागत की अच्छी स्मृति रहेगी। तिड्री 2 नवंबर 34। 15 अक्टूबर को विचार हुआ वार्तिक अलंकार का फोटो ले लें। कुछ थोड़े से फोटो लिए, किंतु छत पर होने पर भी तमाशबीन आ ही गए। बीच बीच में वह बात भी पूछने लगते थे। एक तो नौसिखिए फोटोग्राफर ठहरे, फिर फोकस मिलाना, शटर बंद करना, नया फिल्म पैक लगाना आदि इतना काम था कि वह तो अभ्यस्त के लिए भी उस परिस्थिति में मुश्किल था। नहीं कह सकते कितने फोटो ठीक आए होंगे। आखिर हमें काम बंद कर देना पड़ा। कुछ भिक्षु लोग कल भी आकर लौट गए थे। आज वह फिर इंतजार कर रहे थे। उनसे थोड़ी देर बात की। आग्रह हो रहा था अभिधर्मकोश की अपनी टीका को भूतभाषा में अनुवाद कर दीजिए। गोया ये कोई दाल भात का निवाला था। अंत में कहा गया किसी सूत्र का पाठारंभ कराएं। उनके लिए ज्ञनगर के लामा से पाठारंभ कराना भी अधिक पुण्य का काम है। घंटे 1.5 घंटे में पिन छूटा। वार्तिकालंकार लिखने को हम उकता रहे थे। सोचा फोटो तो अभी धुलकर देखा नहीं गया, दैव भरोसे खेती है। कहीं कुछ नहीं आया तो अफसोस होगा, इसलिए कम से कम एक परिच्छेद तो लिख लेना चाहिए। श्लोकों में गणना करने पर इस परिच्छेद में प्राय 1800 श्लोक हैं। पहले तो 4-5 ही पृष्ठ होता रहा, किंतु पीछे 6 पृष्ठ का नियम कर लिया। इसके कारण 1-1, 2-2 बजे रात तक जागना पड़ा और इस प्रकार पहला परिच्छेद 23 अक्टूबर 11 बजे रात को समाप्त हुआ। पहले हम स्तूपों और मूर्तियों के भीतर तालपत्र की पोथियों के डालने की बात को सुनकर बहुत कुंझलाने थे, किंतु सक्य मठ की हजारों तालपत्र की पुस्तकों की जो दशा हुई उसे देखकर कहना पड़ता है, बाहर रखकर पत्रों को फाड़ फाड़ प्रसादी बांटने से तो उनका स्तूप में डाल देना ही अच्छा है। भविष्य में कभी तो उनके मिलने की आशा है। सक्य के लहखम छन्मो में आचार्य धर्म कीर्ति की एक मूर्ति है। पहले धर्मवर्धन उसकी तस्वीर खींचना चाहते थे, किंतु पीछे देखने पर मूर्ति बिल्कुल साधारण मालूम हुई और उन्होंने उस को छोड़ दिया। कहते हैं उस मूर्ति के भीतर धर्म कीर्ति का प्रधान ग्रंथ प्रमाणवार्तिक रखा है। फुन छोग फो ब्रंग के लामा को पता लगा था बुरिम लामा। लहखरू में बहुत सी तालपत्र की पुस्तकें हैं। एक ने तो बतलाया 3 बड़े बड़े टोकरे भरे हैं। खैर, इतना सुनने मात्र से तो हम फूले न समाते हो नहीं सकते थे। 15 अक्टूबर को धर्मवर्धन जाकर तालपत्रों के 3 छोटे छोटे बंडल लाए। कह रहे थे इतनी अधिक धूल तो हमने अपनी जिंदगी भर में नहीं देखी। हमारे पास आए बंडल भी काफी धूल रखते थे। देखने पर मालूम हुआ सैकड़ों पुस्तकों के वह 1-1, 2-2 पत्रे हैं। सूची बनाना फजूल था। बाद में एकांत मन से वार्तिकालंकार का लिखना जारी रहा। 18 तारीख को धर्मवर्धन ने वैशाली, बसाड़, G0 मुजफ्फरपुर के कायस्थ पंडित गयाधर की मूर्ति की तस्वीर उतारी। पंडित गयाधर जो आजकल यहाँ सिद्ध गयाधर कहे जाते हैं, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भोट आए और कितने ही वर्षों तक रहे थे। डोगमीलोचन ने इनकी सहायता से कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया था। इसके लिए उसने 300 तोला सोना बिदाई दी थी। सनक्य लामों की तांत्रिक गुरु परंपरा में होने से यहाँ उनकी मूर्ति रखी गई है। बसाद में कुछ कायस्थ घर हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता,
पता लगाने पर शायद आज भी विहार में पंडित गयाधर के वंशज मिल जाएं। पंडित गयाधर संस्कृत के विद्वान होते हुए प्राचीन हिंदी के भी कवि थे। उनकी एक कविता पुस्तक का तंजूर में अनुवाद है। 16 से 18 तारीख तक हमारे घर की मालकिन चमछुक कुशो छेरिन पलमो दीर्घायुषी लोकेश्वर का न्यूने व्रत कर रही थी। यह वह व्रत है जिसे मैंने भी अपनी पिछली यात्रा में शुरू किया था, किंतु दोपहर भर की दंडवत में ही परेशान हो छोड़ दिया था। श्रीमती दीर्घायुषी मेरी तरह श्रद्धाशून्य नहीं है। वह साल में ऐसे कितने ही न्यूने व्रत किया करती हैं। 20 तारीख को मैंने एक गलती की। दीर्घायुषी वहां बैठी थीं। वार्तिकालंकार लिखते समय कभी कभी काम की चीज आने पर मैं धर्मवर्धन से बात करने लगता था। उस वक्त वार्तिकालंकार की एक पंक्ति लिख रहा था। बालक्रीडामेव सकलमेव संसार सुखार्थ धर्म साधनमुप। श्वेता। धर्म साधन को बालक्रीडा से उपमा देने की बात मैं धर्मवर्धन से कह रहा था। बीच में श्रीमती बोल उठी, क्या बात कही। अंत में मुझे उनके न्यूने का उदाहरण देना पड़ा। मुझे अफसोस हुआ कि दीर्घायुषी के हृदय पर उन वाक्यों से आघात पहुंचा। होगा, तो भी दूसरे दिन मैंने देखा वह उसे भूल गई था। तिब्बत की सारी यात्रा में श्रीमती दीर्घायुषी और उनके पति कुशो डोरयिग छेनपो से बढ़कर सहृदय व्यक्ति नहीं मिले। उनमें भी दीर्घायुश्री का व्यवहार अत्यंत मधुर था। वह हमारे खाने पीने की ओर बहुत ध्यान रखती थीं। वह कुछ पठित और अधिक संस्कृत तथा मेधाविनी महिला हैं। इस दंपति को कोई संतान नहीं है। उस दिन न्यूने की चर्चा करते वक्त मैंने एक दृष्टांत दिया। एक भद्र महिला ने न्यून व्रत किया। तीसरे दिन पारना के लिए नौकरानी शुकपा सूप तैयार करके लाए। शुकपा में नमक थोड़ा कम था। मालकिन ने चखते ही नौकरानी के मुंह पर थप्पड़ मारा। बताओ, न्यूने का सारा पुण्य चला गया या नहीं? दीर्घायुषी ने शांतिपूर्वक कहा, मारा कहाँ, जरा सा डांटा तो। बात ये थी कि हमारी चमकुशो ने अपनी नौकरानी चंगला के साथ उस दिन पारण करते वक्त ऐसा ही व्यवहार किया था, जिसका कि मुझे जरा भी पता न था। लोग ऐसे ही सिद्ध होते होंगे ना। 23 अक्टूबर के वार्तिकालंकार के लिखने का काम समाप्त हो गया। 24 को वार्तिकालंकार के फोटो लिए। न लिखे परिच्छेद के दुहदे फोटो लिए। श्री विलियमसन, पॉलिटिकल एजेंट, शिकम, इस वर्ष सनख्य आए थे। साथ में उनकी पत्नी भी थीं। श्रीमती विलियमसन के बारे में चामकुशो दीर्घायुषी का कहना था, क्या है, विक्रमगिन की तरह आई थी, न कानों में आभूषण और न कंठ में माला। मैंने कहा, और न शरप पैगोर धनुषाकार शिरोभूषण जो चाक की निया धारण करती हैं। पिछली बार श्रो विलियमसन से मिलते वक्त श्रीमती वहां न थीं। यदि फिर मिलने का मौका हुआ तो श्रीमती विलियमसन से कहूंगा, आप दूसरी बार भिखमगिन के भेष में न जाएं, अवश्य पैगोर धारण करके जाएं। और उसके लिए बालों को पहले से बड़ा रखें। 25 तारीख को गुरिम लेखक के 1 दर्जन पुराने चित्रपटों का फोटो लिया और आए हुए आदमी के साथ फोन छोगफोशक के लिए चल दिया। लामा ने भारत आने की इच्छा प्रकट की, किंतु आना तीर्थों का रास्ता बतला दिया, मुश्किल है। मैंने भारत के बौद्ध और यह भी कह दिया, यदि पहले से मुझे खबर मिलेगी तो मैं साथ चलकर सभी पवित्र स्थानों को दिखलाऊंगा। उन्होंने 6 लकड़ी और 2 पीतल की मूर्तियां प्रदान की। सूर्यास्त बाद हम स्थान पर लौटे। आज हमारे लिए मब्जा, कुशो डोरयिग छेनपो का गांव से घोड़े आने वाले थे, किंतु न आए। अब कल भी प्रस्थान करने की आशा नहीं रही। दूसरे दिन हम फिर ग्यलहखम गए और वहां की बहुत सी भारतीय मूर्तियों के फोटो लिए। बोधगया मंदिर के पत्थर के नमूनों के भी फोटो लिए। आज शाम को घोड़े भी आ गए।
धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी या पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संपर्क के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।